भारत में आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी ई-रूपी लॉन्च कर दी है। ये फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए जारी किया गया है। होलसेल के लिए जारी ई-रूपी का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशंस के बीच जैसे बैंक्स और सरकार के बीच होने वाला ट्रांजैक्शन होगा और ई-रूपी आर यानी रिटेल इसका इस्तेमाल आप और हम जैसे आम लोग करेंगे। हम आपको यूपीआई और ई-रूपी के बीच का अंतर समझाएंगे। जब यूपीआई है तो लोग क्यों डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे ये बताएंगे। बैंकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है और थोड़ी बात इससे जुड़े फ्रॉड पर भी करेंगे। स्कूटी के आगे ई लगा और स्कूटी बिजली से चार्ज होकर दौड़ने लगी। कॉमर्स के आगे ई लगा और आप बिना बाजार जाए ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। वैसे ही रूपी के आगे लगा ई यानी पैसों का लेन देन ऑनलाइन। ई रूपी भी 1, 2, 5, 10 या 20 रुपए सिक्के या 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों की तरह ही जारी किए जाएंगे। यानी 100, 200 या 500 रुपए का ई रूपी होगा। इसका इस्तेमाल आज हो रहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरह ही होगा। जैसे आप यूपीआई के जरिए स्कैन करके 1000 रुपए पे करते हैं, वैसे ही 1000 ई रूपी यानी 500 के 2 ई रूपी आप स्कैन करके पे कर पाएंगे। पेमेंट करने के मामले में ये ज्यादा अलग नहीं है। ई रूपी के लिए आपके फोन में एक ई वॉलेट होगा जिसमें ई रूपी स्टोर किया जाएगा और दुकानदार के मांगने पर आप सिंपली ई रूपी को स्कैन कर अपने वॉलेट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। पहला, ई रूपी को आप नोटों या सिक्कों में नहीं बदल पाएंगे। अगर ई रूपी 500 का है तो उसे एटीएम के जरिए नहीं निकाला जा सकता और 500 रुपए के नोट में कभी नहीं बदला जा सकेगा। बैंक के जरिए भी ऐसा नहीं हो पाएगा। फिलहाल यही जानकारी है। नोटों को आप ई रूपी में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसकी भी साफ जानकारी नहीं है। दूसरा, ई रूपी का वॉलेट यूपीआई की तरह किसी बैंक से जुड़ा नहीं रहेगा। ई रूपी का वॉलेट सीधे आरबीआई के अंडर रहेगा, यानी ई रूपी के इस्तेमाल के लिए बैंक का कोई झंझट नहीं रहेगा। ई वॉलेट से पैसा भेजने के लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ई रूपी बैंक के पास नहीं रहेगा, यानी इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ई वॉलेट की देखरेख भले ही आरबीआई करेगी, लेकिन वो आपको ब्याज नहीं देने वाली। यूपीआई फ्री है। लाखों रुपए का लेन देन इंस्टेंटली बिना किसी चार्ज के हो जाता है। फिर आप क्यों ई रूपी का इस्तेमाल करेंगे? पिछले 3 साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 1000% की दर से बढ़े हैं, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर बैंकों को कुछ ना कुछ खर्च तो आता है। औसतन ये खर्च 2 रुपए का होता है। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर आपके खाते से डेबिट होने से लेकर क्रेडिट होने तक कुछ खर्च तो आता ही है, लेकिन फिर भी यूपीआई फ्री है क्योंकि सरकार ने इसे फ्री रखा है। अब ये खर्च खुद बैंक उठाते हैं। सरकार इन बैंकों को सब्सिडी देती है। पिछली बार सब्सिडी 1300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2021-22 में यूपीआई के जरिए कुल 84 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, जिसका खर्च 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। याद होगा कि हाल में ही आरबीआई ने यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात कही थी, लेकिन हंगामे के बाद यह फैसला वापस लिया गया। वहीं ई रूपी के लेन देन पर कोई खर्च नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई बैंक शामिल नहीं है। तो अब यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यूपीआई पर जरूर चार्ज लग सकता है। ई रूपी के आने से नोटों के साथ होने वाली सारी परेशानी जैसे चोरी, जल जाना, फट जाना, गुम हो जाना, ये सब नहीं होगा। नोटों को छापने का कोई खर्च नहीं होगा। पर्यावरण को भी इससे होने वाला नुकसान कम होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी ब्याज दरों में कमी आएगी तब कोई भी अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना चाहेगा। लोग ज्यादा ई रूपी का ही इस्तेमाल करने लगेंगे। बैंक आपके सेविंग अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल करके ही लोगों को लोन देता है और ब्याज दर वसूल कर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में लोग पैसा नहीं रखना चाहेंगे तो बैंकों का काम कैसे चलेगा? सरकार का कहना है कि फेक करेंसी जैसी समस्या ई रूपी के आने से कम होगी। माना जा सकता है, लेकिन देश में ऑनलाइन फ्रॉड की कमी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े कुल 128 करोड़ का फ्रॉड हुआ। 16,450 केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 50% केसेस का निपटारा ही हुआ है। सरकार ने कहा है कि फ्रॉड के मामलों में 15% की कमी आई है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि डिजिटल वॉलेट में सेंधमारी नहीं होगी?